माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय पे तकरीबन 27-28 वर्षों के बाद इस सदन में चर्चा हो रही है डिमांड्स एंड ग्रांट्स को लेकर। शायद इससे पहले अप्रैल 1985 में जब स्वर्गीय राजीव जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय की जो ग्रांट्स हैं उन पे चर्चा हुई। इसलिए 26-27 साल में स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या हुआ, कहां पहुंचा, ये सब कहना तो असंभव है। लेकिन विशेष रूप से पिछले 7 सालों में यूपीए 1 और यूपीए 2 इन वर्षों में क्या हुआ उसके बारे में संक्षेप में मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं सभी सदस्यों से, चाहे वो उधर के सदस्य हों या विपक्ष के हों या रूलिंग पार्टी के हों, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तकरीबन 33 संसद सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए कल, और बहुत अलग अलग पहलुओं पे उन्होंने चर्चा की और सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। मैं सबसे पहले शुरू करता हूं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से, और उसके लिए बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को और अपनी यूपीए के सभी साथियों को और घटकों को कि 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू हुआ। ये सब जानते हैं कि स्वास्थ्य स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन केंद्रीय सरकार ने, यूपीए सरकार ने यह महसूस किया कि 60 वर्षों में राज्य सरकारें शायद जितने अस्पताल बनने चाहे थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, उन्हें बनाने में उन्हें दिक्कतें आई, वो नहीं बना पाए, और जितनी दवाइयां देनी चाहिए थी शायद वो नहीं दे पाए। इसलिए स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद भी यूपीए सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को मदद दी जाए। उसके लिए प्लानिंग कमीशन और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पर जो यहाँ मौजूद हैं उनके लिए भी मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इन वर्षों में शुरू में तो दिक्कत आई, जितना पैसा दिया गया उसको इस्तेमाल करने में, लेकिन मुझे खुशी है कि पिछले 3 साल से 2008, 9, 9, 10 और 10, 11 से अब राज्य सरकारें उस पैसे का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एक्सपेंडिचर हो रहा है 2008-9 में वो 110% हुआ, 9-10 में 115% हुआ और 10-11 में 125% हुआ। तो इसका इस्तेमाल जो है अब राज्य सरकारों ने सीख लिया है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, ये पैसा किस चीज़ के लिए देगा? जैसे शुरू में मैंने कहा कि राज्य सरकारों के पास इतने साधन नहीं थे कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी सेंटर्स और सब सेंटर्स बनाते। तो इस मदद से तकरीबन नए जो अस्पताल बने हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक, बिल्कुल नए, वो 20,250 अस्पताल बने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की मदद से, और जिनको रेनोवेट किया गया या उनकी कमरों की संख्या बढ़ाई गई, जिसे हम अपग्रेडेशन कहते हैं, इनकी संख्या भी 18,883 हुई। और इसी तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो 24 घंटे खुले रखते हैं, उनकी मदद करने के लिए केंद्रीय सरकार ने मदद की, और आज 8,250 प्राइमरी हेल्थ सेंटर 24 घंटे खुले रहते हैं।
इन तमाम चीज़ों को निचली स्तर से लेकर ऊपर तक, गांव से लेकर ऊपर तक किस तरह से एक लड़ी जोड़ी जाए, एक गांव से लेकर और केंद्रीय सरकार तक। तो केंद्रीय सरकार ने एक नई स्कीम सोची कि किस तरह से हर गांव के बच्चे तक पहुंचा जाए, हर गांव की जो एक गर्भवती महिला है या होने वाली है गर्भवती शादी के बाद, उस तक कैसे पहुंचा जाए। तो एक आशा, एक जो महिला है वो वहां बिठाई जाए। तो हमारे देश में मुझे आज खुशी है कि 8,61,000 आशा वर्कर्स पूरे देश में हैं और इनमें से 7 लाख से ज़्यादा उनको ट्रेनिंग दी गई है और 7,82,000 को किट दिए गए, मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट करने के लिए उनको किट दिए गए, उनको ट्रेनिंग भी दी गई, ट्रेनिंग दी गई है, किट्स दिए गए हैं। तो ऐसा खाली नहीं है कि उनको बिठाया दिया गया, और हर चीज़ के काम करने के लिए उनको तनख्वाह तो नहीं दी जाती है, लेकिन जो भी कोई काम करेंगे उसके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। मानदेय फिक्स करवाइए, मानदेय फिक्स करेंगे तो वो दूसरी यूनियन बनेगी, फिर यूनियनबाजी होंगी, फिर काम नहीं होगा। आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि बहुत सारे उस लेवल पे, गांव पे लेवल पे हमारे काम करते वाले हैं, तो वो काम करते हैं या नहीं करते हैं उनका पता नहीं चलता है। लेकिन इस तरह से अगर काम करना है तो इंसेंटिव देंगे तो काम करेंगे, तनख्वाह मिलेगी। तो आप जानते हैं सरकारी दफ्तरों में तनख्वाह लेने के लिए सब बैठते हैं। अगर यहाँ भी पूरे देश में इंसेंटिवाइज होता हम सबको लेकर, तो हमको भी जिस दिन हम काम करते उस दिन भत्ता मिलता, जिस दिन नहीं मिलता तो उस दिन हमें कुछ नहीं मिलता। तो वहां से नीचे सदन तक सब ठीक हो जाता। तो मेरे ख्याल में वो इंसेंटिव बढ़ाया जाने की बात कर सकते हैं, लेकिन फिक्स जिस दिन आपने किया तो उस दिन कोई काम नहीं होगा। कोई कहेंगे अब तो महीने के बाद तनख्वाह मिलनी है, अब काम करने की जरूरत क्या। हाँ, वो इसको फिक्स मत बोलिए, इसको इंसेंटिव बढ़ाने की बात कीजिए, वो मैं बात आपसे मानता हूं। इसी तरह से रोगी कल्याण समितियां तकरीबन 30,420 इनकी स्थापना हुई और इन एक अनटाइड फंड दिया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को चाहे थी, छोटी दवाई चाहिए, पर्दा नहीं है, कुर्सी नहीं है, दूसरी चीज़ नहीं है, इंजेक्शन नहीं, उसके लिए यहाँ से हर जिला अस्पताल को 5 लाख दिए जाते हैं, CHC को 1 लाख दिया जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 1 लाख दिया जाता है, और ये भी कई 100 करोड़ हो जाते हैं। और इसी तरह से विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी बनाई गई है, इनकी स्थापना भी तकरीबन 5 लाख की हुई है, और उसको भी 10,000 सालाना दिया जाता है इन 5 लाख में। ये बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा, बहुत अच्छा। जितना भी केंद्रीय सरकार से पैसा जाता है वो खाली इस स्कीम के अंदर नहीं, चाहे बहुत सारी जो स्कीमें हैं और इस तरह की, इसके लिए केंद्रीय सरकार के पास कोई इतनी मशीनरी नहीं, और इसके लिए हजारों लाखों लोग चाहिए। मेरे ख्याल में इस अगले 5 साल में, मैंने तो प्लानिंग कमीशन से भी जिक्र किया कि इस स्कीम के लिए भी और अगली स्कीम के लिए भी जब तक एक मॉनिटरिंग सिस्टम डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पर नहीं होगी तो हम सदन में बोलते रहेंगे, अखबारों में बोलते रहेंगे, लेकिन निचले स्तर पर लोग उन स्कीमों से वंचित रहते रहेंगे। लेकिन मैं गुजारिश करूं हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहिबान, ये हम सब चीजें चाहे वो किसी पार्टी के हों, ये तमाम
डिटेल उनको देने के लिए तैयार हैं, वो भी उनके लिए भी असंभव होगा हर गांव में जाने के लिए, कई हजार गांव, लेकिन कम से कम वो अपने वर्कर्स की जिम्मेदारी लगा सकते हैं, अपने एमएलएज की जिम्मेदारी लगा सकते हैं कि उनको ये इस तरह की जो कमेटियां हैं, क्या ये कमेटियां चाहे वो रोगी कल्याण कमेटियां हों जिनका मैंने उल्लेख किया 30,000 से ज़्यादा है, या विलेज सैनिटेशन और न्यूट्रिशन कमेटियां हैं जिनकी संख्या 5 लाख है, ये चल रही हैं और जो उनको पैसा मिलता है उसका उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है या कोई उपयोगी नहीं हो रहा है। एक सुझाव था इसी से, अगर आप प्रश्न विजिलेंस कमेटी है MP, अगर जैसे बहुत से सेंट्रल उसका मॉनिटरिंग होता है वहाँ से, अगर इसको उसके अंडर में कर दें तो हम सभी उसमें डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन MP साहिबान को उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। हाँ, हम करने के लिए तैयार। पहले रिप्लाई पूरा होने दीजिए। इसीलिए इसी तरह से मोबाइल यूनिट्स है, मोबाइल यूनिट्स भी गाड़ियों के दिए हैं। तकरीबन 442 डिस्ट्रिक्टों को 1952 गाड़ियां दी गई हैं और ये एक यूनिट 1 से 3 गाड़ियों का है। ये गांव में जाके लोगों का इलाज करने के लिए एक बड़ी गाड़ी जो वो आधुनिक है, जिसमें डायग्नोसिस उसी गाड़ी में हो सकता है, टेस्ट उसी में हो सकता है, ट्रीटमेंट उसी में छोटा मोटा हो सकता है, ये गांव में चली जाती है। एक गाड़ी में डॉक्टर और बाकी चीज़ें होती हैं, दूसरी ये सारी उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं डायग्नोसिस के, और दूसरी गाड़ी में बड़े इक्विपमेंट और दवाइयाँ होती हैं, तीसरी गाड़ी में स्टाफ होता है। तो ये उन जगहों के लिए है कि जहां दूर दराज है और गाड़ी जाकर उन्हीं गांव में एक दिन एक गांव के लोगों को या 2 दिन दूसरे गांव में किया। लेकिन इसको भी देखने की जरूरत है, ये कागज में है कि वहां जाती हैं या इलाज करती है कि नहीं करती। इसी तरह से 2 और किस्म की गाड़ियां नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में स्टेटों को दी जाती हैं। एक है एडवांस इमरजेंसी एम्बुलेंस और दूसरी एक साधारण एम्बुलेंस सिस्टम। ये दोनों मिलकर 21 राज्यों में 14,500 की इस तरह की इमरजेंसी, एडवांस इमरजेंसी और बेसिक इमरजेंसी की जो एम्बुलेंसेज है राज्य सरकारों को दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक मैटरनल हेल्थ का, मातृ मृत्यु दर का सवाल है, ये हमारे देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। जैसे माननीय सदस्यों ने उठाया था कि बहुत हमारे देश में मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब से NRHM शुरू हो गया है उसमें कुछ फ़र्क आने लगा है। 2002 और 2004 और 2006 में ये संख्या 254 थी और ये घटकर अब 2007-09 में 212 आ गई है। और हम आशा करते हैं कि अगले साल जो 2010-2013 की रिपोर्ट आएगी उसमें आशा करते हैं कि ये 150 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि टारगेट हमारा 106 का है WHO का, जो हमें 2015 तक पूरा करना है। लेकिन किस तरह से ये मातृ मृत्यु दर कम हो जाए, उसके लिए पिछले 7 साल में या 2 साल में सरकार ने क्या प्रयास किया। एक जननी सुरक्षा योजना 2005 में सरकार ने शुरू की कि यदि अगर कोई गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल में जाए बच्चे को जन्म देने के लिए, तो उसे जब अस्पताल में आएगी तो बच्चे को जन्म देने के बाद अगर वो गांव की महिला होगी, गर्भवती महिला, तो उसको घर वापसी पर जाते हुए 1500 रुपये दिए जाएंगे। अगर वो गांव की होगी और अगर शहर की होगी तो उसको 1000 दिया जाएगा, क्योंकि उसको नज़दीक से आना है। और इसके लिए आशा को 500-600 रुपये गाँव वाली को और शहर वाली को 200 रुपये दिए जाते थे। इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। पहले ही साल में तकरीबन 7.5 लाख गर्भवती महिलाएं सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पहुंची।
और पिछले साल जब हमने इसकी समीक्षा की 2010 और 2011 में, ये संख्या 5 साल में 7.5 लाख से बढ़कर फी साल 1,13,00,000 तक पहुंच गई। तो अब 1,13,00,000 प्रति वर्ष गर्भवती महिलाएं सरकारी अस्पतालों में अपने बच्चे को जन्म देने के लिए आती हैं। उससे ये फायदा होगा कि अस्पताल में जब जन्म देती है तो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेसी हुई तो दोनों मां बच्चों की जिंदगी बचाई जाती है, जो कि घर में असंभव है। एक हमने देखा कि इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा असर पड़ा, तो इसलिए हमने पिछले साल 2011 में एक नई स्कीम बनाई जिसका नाम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्योंकि पहले स्कीम खाली गर्भवती महिलाओं के लिए थी, बच्चों के लिए नहीं थी। ये अब हमने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम बनाया और इसको श्रीमती सोनिया गांधी ने पिछले साल हरियाणा ने मेवात से शुरू किया था। और इसमें और सुविधाएं दी कि जो भी गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल में आएगी उसको वो 1500 और 1000 तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर वो आएगी तो उसके आने और जाने का जो ट्रांसपोर्ट है वो सरकार की तरफ से होगा। और जब वो अस्पताल में आएगी तो उसके जितने भी टेस्ट होंगे, डायग्नोसिस, वो तमाम मुफ्त होंगे। जितनी भी दवाई होंगी वो मुफ्त होंगी, खाना मुफ्त होगा और अगर सिजेरियन की जरूरत होगी सिजेरियन मुफ्त होगा। अगर खून देने की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होगी वो भी मुफ्त होगी। और अगर बीमार बच्चा पैदा हुआ तो उस बीमार बच्चे को ये तमाम मुफ्त खाना पीना, दवाइयां, खून देना 1 महीने के लिए मुफ्त होगा और वापस जाती दफा उसको फिर ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये तमाम चीजों के लिए पहले ही साल हमने राज्य सरकारों को सिर्फ इसी काम के लिए एडवांस में 1437 करोड़ रुपए दिए, ताकि कोई ये राज्य सरकार का हॉस्पिटल न कहे कि मेरे पास प्रावधान नहीं है, मुझे राज्य सरकार देगी कि नहीं, मुझे सीएमओ देगा कि नहीं। इसलिए हमने अप्रैल के महीने में, पिछले साल अप्रैल के महीने में पैसा दिया और उसके 3 महीने के बाद स्कीम लॉन्च की ताकि पैसा हर अस्पताल पे पहुंच दिया गया। अब ये मेरी निवेदन होगा सभी सदस्यों से और देशवासियों से और उन गर्भवती महिलाओं से कि वो सरकारी अस्पताल पर जाएं और इन सुविधाओं का उपयोग करें, इससे फायदा उठाएं। हाँ, फ्री वो उसके भी पैसे लेते हैं ना, उसके ये फ्री देंगे, वही ब्लड डोनेशन वो फ्री होगा, उसके पैसे नहीं लेंगे। बहुत सारे अस्पतालों में पैसे लेते हैं। इसी तरह से एक नई स्कीम की, मां और बच्चे को दोनों को बचाने के लिए एक स्कीम तो पहले ही से थी, आशा के जरिया, जो गर्भ व्यवस्था के दौरान जो गर्भवती महिला की तकरीबन 3 दफा जांच करते थे और बच्चे को जन्म देने के बाद फिर 1 दफा जांच करते थे, वो तो थी। लेकिन ये होता है वास्तव में कि नहीं होता है। जैसे कि हमारे सीनियर सदस्य ने बताया कि हमने यहाँ तो लिख के दे दिया कि गर्भवती महिला को आशा 3 दफा देखेगी प्रेगनेंसी के बाद, एक गर्भवती होने के 3 महीने बाद, फिर और 6 महीने के बाद, फिर 9 महीने के बाद और बच्चा को जन्म देने होने के बाद। फिर ये वास्तव में होता है कि नहीं, ये जानकारी हमारे पास नहीं थी और गलत रिपोर्ट आती थी। इसी तरह से यहां केंद्रीय सरकार से, इसीलिए केंद्रीय सरकार से हम लाखों बच्चों के लिए, बल्कि करोड़ों बच्चों के लिए वैक्सीन देते थे, अलग अलग वैक्सीन जो अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन देते थे। वो वैक्सीन भी लगते हैं कि नहीं, सिर्फ राज्य सरकारों से आंकड़े आते थे कि 80% हुआ, 90% हुआ, 70% हुआ, लेकिन कोई किसी का नाम, कोई किसी का पता नहीं। लेकिन हमने 2 साल महसूस किया कि अगर 80% और 90% टीका लगता है तो इतने बच्चों की मरने की संख्या नहीं होनी चाहिए।
इसलिए हमने अभी 1.5 साल से एक नया सिस्टम किया है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। उसका मतलब है कि हर गर्भवती महिला जिसका ये आशा 3 दफा उसकी जांच करनी होती है गर्भवती होने के दौरान, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन और उसका नाम हमें भेजना चाहिए। और जिस बच्चे को ये टीका लगता है उस बच्चे के माता पिता का नाम, उसके माता पिता का एड्रेस और माता पिता का टेलीफोन, और अगर टेलीफोन मोबाइल उनके घर में नहीं होगा तो हमसाये का होगा, और हमसाये का नहीं होगा तो दूसरे किसी पास वाले का होगा। और आज देश में ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहां घर में नहीं अगर हो या हमसाये में नहीं हो। तो ये पहले तो राज्य सरकारों ने बड़ा नहीं चाहा था, लेकिन अभी हमने कहा कि हम इसके बगैर कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कोई वैक्सीन नहीं देंगे। और मुझे खुशी है कि अब पिछले 6 महीने से बीच में एकदम गिर गया था, क्योंकि जो आंकड़े आते थे वो अब ठीक देने पड़ते हैं। और हमने अपने मिनिस्ट्री में बीपीओ सेटअप करा है, जिसमें 20 लड़के और लड़कियां काम करती हैं। तो जितने भी देश भर से ये हमारे पास टेलीफोन हर रोज आ जाते हैं कि आज इतने गर्भवती महिलाओं का टेस्ट हुआ या इतने बच्चों का टीका लगा, तो उनके टेलीफोन और एड्रेस जो आते हैं, तो उस बीपीओ में हमारे 20 लड़के लड़कियां उनको टेलीफोन करते हैं और पूछते हैं कहां से गलत आया, कितने ठीक है। अभी भी बहुत गलत आ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितना गलत 1 साल पहले आ रहे थे उसके बाद सुधार हुआ। 6 महीने बाद अब बहुत हद तक सुधार हुआ है, और मुझे पूरा आशा है कि आने वाले 1 आध साल में ये बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होगा, और जिससे हमारे जो बच्चों की मृत्यु नवजात शिशु मृत्यु दर थी वो बहुत कम हो जाएगी। ये नवजात शिशु दर या जितने बच्चे मरते हैं, इसके लिए रिकॉर्ड हमारा बहुत खराब है हमारे देश का। कल हमारे बहुत साथियों ने, जब मैं यहाँ बैठा था, उन्होंने बताया था कि किस तरह से हम अपने जो देश है, हमसाया देश है, उनसे भी पीछे हैं। और ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश में इतने बच्चे मरे। आज भी तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख गर्भवती महिलाएं हर साल हमारे देश में होती हैं। और जो बच्चे पैदा होते हैं, जो 1 हफ्ते के अंदर 6,70,000 बच्चे मर जाते हैं पैदा होने के 1 हफ्ते के अंदर, और 28 दिन के अंदर 8,80,000 बच्चे उनकी मौत हो जाती है, और 1 साल के अंदर 12,50,000 बच्चों की मौत होती है, और 5 साल के अंदर के बच्चों के मरने की जो तादाद है वो 15,80,000 है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात। इसीलिए हमने इतने कदम उठाए हैं कि ताकि हर बच्चे को उसका टीका लगे, और उसकी हर माँ जो है वो सरकारी अस्पताल में आ जाए। घर में माँ भी मर सकती है, बच्चा भी मर सकता है, तो सरकारी अस्पताल में माँ और बच्चे को दोनों बचाया जा सकता है। तो इसमें जो शिशु मृत्यु दर है, इसमें भी इन कुछ कार्यक्रम से जो पहले शुरू किए हैं उसमें फ़ायदा हुआ है। ये 2005 में शिशु मृत्यु दर थी 58, अब ये 2010 में कम होकर 47 पहुंच गई है। 11 नंबर का फ़र्क पड़ गया है। और जैसे मैंने कहा कि पिछले साल से जो हमने नई स्कीम शुरू की है, अगर इसे ईमानदारी से जो मुफ्त हर महिला को सुविधा दी जाएगी अस्पताल में पहुंचकर, अगर उसको ईमानदारी से सभी लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2 साल में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसके लिए और किस तरह से शिशु मृत्यु दर कम हो जाए, हमने 2 साल में और भी नए कदम उठाए हैं। नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू अलग बनाए गए, और वो आईसीयू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेटअप किए गए हैं,
और इस वक्त 374 अस्पतालों में, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में नवजात शिशुओं के लिए ICU के सेंटर्स स्थापित हुए हैं। इसी तरह से नवजात शिशुओं के स्त्रीकरण के लिए तकरीबन 1638 यूनिट्स CHCs में बनाए गए हैं। और फिर इस तरह से जो जहां बच्चे पैदा होते हैं वहीं उसी में तकरीबन 11,432 न्यूबॉर्न कॉर्नर्स का है कि बहुत सारे बच्चे ठंड से मर जाते हैं या ऑक्सीजन की वजह से नहीं मर जाते हैं, तो इसलिए जहां बच्चा जन्म देगा वहीं एक छोटा कॉर्नर पकड़ा है और उसमें ये यूनिट सेटअप किया गया है। ये सब केंद्रीय सरकार की तरफ से है। नहीं, ये तो जहां भी बच्चा पैदा हो, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो, जहां भी हो, जहां अलग बच्चे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जन्म देते हैं, कहीं सब सेंटर में भी नहीं ICU नहीं है। ये एक छोटा, मैंने कहा इतना सा बक्सा है, ये उसका बक्सा है, उसमें मशीन है, सब गर्म करने का भी उसी में है, यूनिट गर्म करने का भी है, ऑक्सीजन देने का भी है, ICU नहीं है। ये छोटा सा इतना बक्सा जैसा। माननीय सदस्य महोदय, आप बाद में, आप पहले आने दीजिए। इसी तरह से आपकी सब बातों का जवाब आएगा। अभी क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, प्लीज एड्रेस करिए चेयर। इसीलिए इसी तरह से नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, एक नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लिए किस तरह से बहुत सारे डॉक्टरों को नहीं मालूम है कि नवजात शिशु है, उसकी देखभाल, उसको क्या है, ऑक्सीजन कब जरूरत है, क्या क्या प्रॉब्लम है। एक नया प्रोग्राम 2 साल पहले शुरू किया था और इस प्रोग्राम के अंतर्गत अभी 2 साल में 66,981 डॉक्टरों को और हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई है। माल न्यूट्रिशन के बारे में बहुत होगी, कुपोषण के बारे में यहाँ चर्चा हुई। ये भी है, शर्म की बात है कि आज 21वीं शताब्दी में कुपोषण की वजह से बच्चे मरते हैं। तो कुपोषण की वजह से बीमार होने वालों के लिए एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे 657 यूनिट स्पेशल 657 यूनिट तैयार किए जाते हैं जहां बच्चों का इलाज मुफ्त होता है और उनको स्पेशल खुराक दी जाती है जिसमें प्रोटीन हैं। लेकिन ये भी माननीय हमारा काम है मिनिस्ट्री का पैसे देना, प्रोग्राम बनाना, और स्टेटों का काम है लागू करना, और MPs और MLAs का काम है जागते रहना, न केंद्रीय सरकार को सोने देना, न राज्य सरकार को सोने देना, न पब्लिक को सोने देना। और मीडिया का काम है कि न MPs को भी नहीं सोने देना, क्या वो भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल करते हैं कि नहीं करना है। तो ये तमाम चीज़ें वास्तव में तब लागू हो जाएंगे जब हर लेवल पे जनता भी जागती रहेगी, जो चुने हुए प्रतिनिधि जिला परिषद पंचायत समिति से लेकर पार्लियामेंट और हमारे जो मीडिया है, ये हम सब जागते रहेंगे तो तब इन स्कीमों का, इन पैसों का लाभ हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता यहाँ बैठ कर के हमने पैसे दिए केंद्रीय सरकार की तरफ से और सुविधाएं प्राप्त कराई, ट्रेनिंग प्राप्त कराए, हॉस्पिटल बने तो सब कुछ हो गया। इसके लिए पूरे देश को, जैसे बाकी दुनिया में जागरूक रहते हैं, हमारे देश को भी जागरूक रहना होगा। इम्यूनाइजेशन के लिए बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे जिनकी मैंने चर्चा की, जिनकी वजह से ये शिशु मृत्यु दर हो रही है इतने देश में। इसमें पोलियो एक बड़ी बीमारी। मैं आज पूरे सदन को और सदन के द्वारा पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं कि पहली दफा आज पिछले 15 साल से हमारे देश में एक भी नया पोलियो का केस नहीं आया। ये बड़ी गौरव की बात है, देश के लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें चौकन्ना रहने की भी बात जरूरी है, क्योंकि 3 साल बराबर अगर एक केस भी नहीं आएगा तो फिर सरकारी तौर पर हम इस चिकित्सा से, इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। ये
1978 में ये पोलियो केसेस हमारे देश में 2 लाख थे और 2009 में जब UPA 2 बनी और जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना उस वक्त इनकी संख्या थी 741। 2010 में ये संख्या पहुंची 42, 2011 में पहुंची ये 1 और 2000 में पहुंची 0 और 2000 अभी तक 0 ही चल रही है और हम आशा करेंगे कि आगे भी 0 ही रहेगा। और इस बात का मुझे बहुत कहते हुए खुशी होती है कि 24 फरवरी को 2012 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को दुनिया की उस सूची से निकाल दिया जिन देशों में पोलियो होता था। और कल ही यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हमारे मंत्रालय में थे चर्चा करने के लिए। उन्होंने भी सभी देशवासियों को बधाई दी है और मंत्रालय को भी बधाई दी है। रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में एक बहुत बड़ा कदम उठा है। बहुत अरसे से पहले बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते थे, लेकिन एक बड़ा कदम पिछले साल उठा जो कि बहुत ही बाकी देशों में था, पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन का कि 5 वैक्सीनों को मिलाकर सिर्फ 1 शॉट देना। अमूमन बच्चे की जो माता होती है छोटे बच्चे को वो इंजेक्शन नहीं लगाने देती है, वो कहता है मेरा छोटा बच्चा है इसको इंजेक्शन मत लगाइए, और अगर देती भी है तो बहुत सारे मिस होते हैं। तो अब 9 शॉट देने पड़ते थे, लेकिन पिछले साल से ट्रायल के तौर पर 2 राज्यों में ये शुरू हमने किया पेंटावेलेंट वैक्सीन, और इसमें अब 9 टीकों के बजाय 3 ही टीके लगेंगे, जो कि बहुत बड़ा आसान है। पिछले साल 2 राज्यों में किया, इस साल हम 6 और राज्यों में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जहां तक जापानीज एन्सेफेलाइटिस का सवाल है, 112 डिस्ट्रिक्टों में 112 जिलों में 15 राज्यों में ये वैक्सीन दिए जाते थे। इस साल हम 62 और नए जिले दिल्ली, पंजाब, झारखंड और मेघालय के इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग, ये तमाम चीजें जितनी हम बताते हैं, कार्यक्रम कह रहे हैं, ये कार्यक्रम किसी काम के नहीं है जब तक हमारी जो आबादी है, जब तक कि हमारी संख्या जनता की है, जब तक ये नियंत्रण में नहीं रहेगी। चाहे प्लानिंग कमीशन या फाइनेंस मिनिस्टर कितना ही बजट दे दे, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय कितने ही स्कीमें बनाए, या हम कितने ही सड़कें और योजनाएं और बिजली पन प्रोजेक्ट बनाएं, उनका कोई लाभ नहीं होगा जब तक कंट्रोल आबादी कंट्रोल में रहेगी। इसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे हिस्से में विश्व की सिर्फ 2.5% जमीन आई है, लेकिन हमारे हिस्से में विश्व की 17.5% आबादी आई है। उसका मतलब है जो घर 2.5 लोगों के लिए बनाया गया था उसमें 17.5 लोग बस रहे हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर जमीन पे है, पानी पे है, अनाज पे है, खेतों पर है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं, पूरे देश को ये कॉल लेना होगा, और इसके लिए उठ के सब बगैर किसी मजहब और मिल्लत के और धर्म के और जाति के और प्रांत के सब ने मिलकर इसके लिए काम करना होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि 10 सालों में कुछ फर्क पड़ा है। 1991 और 2011 में उसके मुकाबले में 2001 और 2011 में बहुत फर्क पड़ गया है, आबादी कम हो गई है। हम चाहते हैं कि ये काम इसी तरह से आगे बढ़े। इसके लिए हम बाकी चीज़ों के अलावा एक नई स्कीम हमने शुरू की है। एक ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो घर घर गांव-गांव में पहुंच जाएं। हम कोई कानून के जरिए आबादी नहीं करना चाहते हैं, जोर ज़बरदस्ती से नहीं करना चाहते, लेकिन आज के इस 21वीं शताब्दी में मर्दों और औरतों के इस्तेमाल की वो तमाम चीज़ें हैं जिससे बच्चा देर से पैदा हो सकता है और कम बच्चे पैदा हो सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं
प्राप्त हैं, लेकिन ये लोगों को ये मौजूद है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए किस तरह से लोगों तक पहुंचाएं? हमने 233 ऐसे जिले चुन लिए जहां सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं या ज्यादा पॉपुलेशन है, थिकली पॉपुलेटेड है। उनमें हमने ये औरतों और मर्दों के लिए जो काउंटरसेप्टिव्स हैं, जो रोकथाम की चीजें हैं, वो आशा के जरिए भेजी और यहीं से हमने गांव तक भेजी और उनके जरिए वो इस्तेमाल करना होगा। और आशा को भी इसके लिए हमने इंसेंटिव दिया है। मैं अपने एमपी साहिबान से भी गुजारिश करूंगा, ये भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं और सभाएं करें तो इसका उल्लेख करें कि आज आपको घर घर में आशा के द्वारा वो तमाम चीजें, मुफ्त सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, उसका इस्तेमाल करें। मैडम, बहुत सारी बीमारियां हैं, अभी 3:30 तक खत्म करना और 0 और भी है, 7:30 3:30 है, 0 और भी है। अब मैं खाली सोचता हूं कि 27 साल के बाद चर्चा आप कर रहे हो, 27 साल के बाद चर्चा कर रहे हो, तो एक एक लाइन में एक एक चीज बताऊंगा। एक मिनट, एन्सेफेलाइटिस की समस्या, एन्सेफेलाइटिस की समस्या नहीं, ठीक है अभी बता दो। एन्सेफेलाइटिस की समस्या बहुत है और विशेष रूप से गोरखपुर और इनके जो हमारे एमपी साहिबान और यूपी में पूर्वांचल में ये समस्या है और सभी पीड़ित हैं। वहाँ मुझे जाने का खुद अवसर हुआ था, मेरे पहले जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे हेल्थ के वो भी गए थे, ऑफिसर्स हमने कई दर्जनों दफ़ा भेजे, लेकिन हम इस नतीजे पे पहुंचे। मैं उस तमाम चीज़ों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरी विजिट के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि राज्य सरकार अकेले अगर इससे जूझना चाहेंगे तो शायद ये संभव नहीं होगा। तो हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था कि हमारे केंद्रीय सरकार की इंटरफेरेंस की जरूरत है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक GOM बनाया और उस GOM की तकरीबन 5-6 मीटिंगें हुई और हमने रिपोर्ट पेश की है और वो रिपोर्ट किसी वक्त भी कैबिनेट में आएगी और मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उसमें जो हमने सिफारिशात की है उनको लागू करने में हमारी मदद करेंगे। बीच में क्वेश्चन नहीं पूछे और ये मैं नहीं चाहता कि इसमें 0 और भी है अभी, इसलिए नहीं, जब तक ये अप्रूव नहीं होता है कैबिनेट से क्या क्या सुविधाएं, मेरे लिए उचित नहीं होगा कि उसमें कितना पैसा होगा और क्या क्या होगा। खाली ये मैं कहते बहुत एडवांस तक हमने दिया उसमें और आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपने बड़ी जोर से उठाया। हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको आप अलग अलग पहले देखा जाता था प्री NRHM, लेकिन अब NRHM में उनको सबस्यूम किया गया है, उनको जोड़ दिया है और उन बीमारियों का भी इलाज अभी होता है। जहाँ तक मलेरिया का सवाल है, ये अभी भी हमारे लिए बड़ा। पाल साहब अभी क्वेश्चन, पाल साहब प्लीज, माननीय सदस्य वहां पे बैठ। वो क्वेश्चन आवर, स्पेसिफिक इंडिविजुअल केसेस क्वेश्चन आवर। मैं आज तैयार था उस क्वेश्चन के लिए, आज मेरे सप्लीमेंट्री में था, लेकिन आप लोगों ने उठाया नहीं। आया भी क्वेश्चन लेकिन किसी ने उठाया नहीं। इनिशिएटिव्स इसमें हमने क्या किए हैं, बहुत नया जो 2 साल पहले हुआ है कि पहले ये 2 किस्म के हमारे देश में मलेरिया की जो बीमारियां हैं, डिजीज हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम की वजह से 50% जो बीमारियां फैलती हैं, वायरस फैलता है, उनके लिए पहले लेबॉर्ट्री में जाना पड़ता था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहीं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना पड़ता था। 2009 में एक नया किट शुरू किया गया, जो किट आशा को दिया गया और अब वो वहीं आशा को जितने 7.5 लाख आशाओं को जिनको किट दिया गया है, उनके पास ये किट भी है, वो वहीं टेस्ट करती है और वहीं दवाई देती है, घर में ही। किसी को मलेरिया टेस्ट करने के लिए
प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो 50% मर्ज की दवाई है उसको घर नहीं आना पड़ता है, दवाई भी मुफ्त है केंद्रीय सरकार की तरफ से और किट भी मुफ्त है। दूसरा अलबत्ता एक और है प्लाज्मोडियम वाइवक्स, उसके लिए डिस्पेंसरी में या जहां भी वो स्लाइड तो आशा बनाती है लेकिन लेबॉर्ट्री में भेजना पड़ता है या जहां भी वो मशीन है जिसको टेस्ट करने के लिए, तो वो टाइम आता है। लेकिन मुझे जानकर ये आपको जानकर खुशी होगी कि इस पर हम एक बाइवेलेंट टेस्टिंग किट इस साल खरीदेंगे जिसमें दोनों वायरसेस का, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का भी और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का भी आशा ही वहीं टेस्ट करेगी और वहीं दवाई देगी। ये एक नई स्कीम है, आपके लिए ये ध्यान में लाना चाहता हूं। और इसी तरह से जहां तक मच्छरदानियों का सवाल है, वो पहले से डिस्ट्रीब्यूट होती थी लेकिन 3 साल पहले 3 साल पहले एक नई बाहर की मदद से, एक्सटर्नल एजेंसीज की मदद से हमको एक इमदाद मिल रही है जिसमें नई मच्छरदानियां बनी हैं कि जो प्रोटेक्शन नहीं करती है, अगर मच्छरदानियों को छू ले तो वो मर जाती है। तो इस तरह की अभी 2 साल से हमने जहां सबसे ज़्यादा मच्छर जो राज्य हैं और डिस्ट्रिक्ट थे उनमें देश में शुरू किया है और इसमें तकरीबन कई लाख मच्छरदानियाँ, कई लाख नहीं, 1,13,00,000 मच्छरदानियाँ पहले हुई हैं और इस दफ़ा 10 लाख और उसमें हम ऐड करेंगे। इसी तरह से काला आज़ार के लिए भी पिछले 3 साल में जैसे कि टेस्ट करने के लिए आशा को काला आज़ार का टेस्ट करने के लिए भी आशा को किट दिया गया है और जो वहीं टेस्ट करती है और वहीं दवाई देती है। टेस्ट करने के लिए भी और दवाई के लिए भी केंद्रीय सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है और न सिर्फ केंद्रीय सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है बल्कि जो मरीज काला आज़ार का सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाएगा उसको फ्री खाना भी दिया जाता है और उसको 50 रुपए भी दिए जाते हैं। अगर वो मजदूर करने वाला है, काम करने वाला है, उसको वेजेस भी दिए जाते हैं। इसी तरह से डेंगू के लिए तकरीबन जो सर्विलेंस सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल्स थे उनकी संख्या पिछले 2-3 सालों में 110 से बढ़ाकर 311 कर दी गई। चिकनगुनिया के लिए भी इसी तरह से सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल की संख्या 110 से बढ़ाकर 311 की गई है पिछले 2 सालों में। ट्यूबरकुलोसिस में बहुत अच्छा सराहनीय काम हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने या यूनाइटेड नेशन ने ये तमाम कई कुछ बीमारियां हैं उनके लिए एक निर्धारित किया है टारगेट। 2015 तक हमारा जो टारगेट था ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट करने का कि कितने प्रतिशत ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट करते हैं, ये हमको टारगेट दिया गया है 85% टेस्ट करना। हमें खुशी है कि हमने कई साल पहले 85 से बढ़ाकर 88% अचीव ऑलरेडी किया है टारगेट, तकरीबन 6 साल पहले। इसी तरह से क्योर रेट, इलाज जिनका करना है, वो भी टारगेट 70% था, वो हमने टारगेट पहले ही मुकम्मल कर दिया है। 70% के बजाय 72% हमने वो टारगेट किया है। इसी तरह से ये टारगेट अचीव करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसके साथ में ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक जो नई बीमारी आई है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जिसके बारे में यहाँ शायद किसी ने चर्चा नहीं की, लेकिन बाहर पेपरों में मैगजीन्स में टेलीविज़न में चर्चा होती है। इसके लिए हमने पिछले 1 साल में बहुत काम किया है ताकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस न हो। 28 लैब बनाई है, इसमें से पब्लिक सेक्टर में और 9 प्राइवेट सेक्टर में, और 15 और नई बनानी है 1 साल के अंदर अंदर। 43 नई लैब
अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में 2 साल के अंदर, जैसे मैंने कहा कि 28 और 9 तो ऑलरेडी बन गई और 15 और बनानी है, जहां ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का हो, उसका टेस्ट हो जाए। और इसी तरह से अभी तक 7,000 मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस इनिशिएट किए हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। मैडम, जो हमारे एमपी साहब ने कहा कि बहुत गफला होता है, तो मैं मोहतरम साहब आ गए। अध्यक्ष जी, एनआरएचएम में बहुत गड़बड़ कई राज्यों में हो रहा है। हमें उत्तर प्रदेश में तो साइज के हिसाब से गड़बड़ हुआ है, लेकिन कई राज्यों में अपने अपने साइज के हिसाब से हो रहा है। तो इसलिए आगे इसका गड़बड़ न हो, क्योंकि ये केंद्रीय सरकार ने पहले एनआरएचएम शुरू किया था सिर्फ 11th 5-year प्लान पे, लेकिन यूपीए की लीडरशिप को मैं बधाई देता हूं कि कल ही कैबिनेट ने इसको आगे 5 साल बढ़ाने के लिए और मंजूर किया। लेकिन ये आगे जो 5 साल होगा, ये उतने पिछले 7 साल की तरफ नहीं होगा। अब हम बहुत बेल्ट कसेंगे, टाइट करेंगे और हर एक पैसे का जवाब देना होगा हर एक राज्य सरकार को, हर एक व्यक्ति को। उसके लिए सीएजी ऑडिट रिपोर्ट होगी। सो मिनिस्ट्री ने सीएजी को रिक्वेस्ट की थी कि वो ऑडिट शुरू करें। सीएजी ने हमारी रिक्वेस्ट को मंजूर किया है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे, अगर संभव हो तो पिछला भी सीएजी रिपोर्ट करे और आगे के लिए भी उसका ऑडिट करे। इसी तरह से स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हो जाए, ये 2 साल से शुरू किया है। कंकरेंट ऑडिट जो ऑडिट है वो भी 2 साल से शुरू हुआ है। मॉडल अकाउंटिंग हैंडबुक्स ये पिछले साल से शुरू हो गई है। डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस पिछले साल से शुरू हो गई हैं। ई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पिछले साल से शुरू हो गई है। ई बैंकिंग पिछले साल से शुरू हो गई है। गाइडलाइंस एंड एडवाइजरीज ये भी पिछले साल से। जब मैं पिछले साल कहता हूं तो कुछ दिसंबर में है, कुछ नवंबर में है, तो उसका मतलब है कोई 5 महीने या 4 महीना या 3 महीने स्कीम है। तो इसमें अभी काम और लगेगा। मेडिकल एजुकेशन, उसके बारे में यहाँ चर्चा हुई। डॉक्टरों की हमें बहुत कमी है, इसके लिए बहुत कदम हमने पिछले 3 साल में उठाए। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अब अगर मैं विस्तार से बोलूँगा तो बहुत समय लगेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पहले कभी भी इतने छोटे समय में 40 मेडिकल कॉलेज 2 साल के अंदर नहीं बने हैं। पहले कभी भी 3 साल के अंदर 8,167 MBBS सीटें नहीं बढ़ी हैं और पिछले 60 साल, सिर्फ 62 साल में सिर्फ 13,000 पीजी की सीटें बढ़ी थी टोटल, लेकिन 3 साल में 9,151 बढ़ गई। ये तकरीबन 85% इंक्रीज है 3 साल में। और इसके लिए हमने कई कदम उठाए। हमने जो फैकल्टी है उसकी उम्र बढ़ा ली, 58 साल से उसको 70 साल कर ली। उसके लिए हमने जो मेडिकल कॉलेज सेटअप करने थे उनकी ज़मीन में परिवर्तन लाया, वो कम कर दी। शहरों में 10 एकड़ कर दी, बाकी जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उसमें 20 एकड़ की, और वो 20 एकड़ भी एक जगह के बजाय 2 जगह की। तो बहुत सारी जो पीजी सीटें इसलिए बढ़ी कि हमारे देश में एक प्रोफेसर सिर्फ एक पीजी स्टूडेंट को पढ़ाता था, बल्कि विदेश में वो एक प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर 2 पीजी या 3 पीजी वालों को पढ़ाता था। तो 2 साल पहले हमने लागू यहाँ भी किया कि एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर 2 पीजी स्टूडेंट लेगा, तो उसकी संख्या एकदम बढ़ गई। इस साल हमने महसूस किया कि कैंसर जिस तरह से फैल रहा है देश में, उसमें डॉक्टरों की कमी है, तो उसमें हमने 1:3 किया
कि एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर 3 पीजी लोगों को पढ़ाएगा जो कैंसर से जुड़ी पीजी सीट्स हैं। तो उन सब की वजह से ये तमाम चीज़ें आईं। इसी तरह से नर्सिंग स्कूल, नर्सेज की हमारे पास बहुत कमी है, उसको पैसा कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए भी हमने रिफॉर्म्स लाई। जितनी ज़मीन की ज़रूरत थी उसको कम कर दिया, फैकल्टी की कीमत कमी थी उसको कम किया, फैकल्टी की भी नर्सेज की एज 70 साल बढ़ा दी। और उसके साथ साथ ही जो ये तमाम बैकवर्ड एरिया हैं, चाहे सेंट्रल इंडिया, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये सब हैं। हमारे जो साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया है, इसमें डॉक्टरों और नर्सेज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सबसे 80% से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग और पैरामेडिक्स साउदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में है। लेकिन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में 15 से 20%, जो 2/3 है देश, उसमें इनकी संख्या है। इसलिए हमने पहली दफ़ा शायद सरकारी सेक्टर में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 269 नर्सिंग स्कूल और A&M स्कूल्स इन बैकवर्ड एरियाज़ को दिए अपने खर्चे से। लेकिन वहाँ भी मुझे अफसोस है कि 2 साल से राज्य सरकारों में जितना उनमें काम करना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ। कैंसर के बारे में बहुत चर्चा हुई। कैंसर हमारे यहाँ तकरीबन 11 लाख नए केसेस हर साल आते हैं और तकरीबन 5 लाख मौतें हर साल कैंसर की होती हैं। ये तो रजिस्टर्ड, लेकिन अगर सच वास्तव तब जाने हकीकत है कि गांव में कितने गांव में लोग होंगे उसका नहीं। आप कंक्लूड करने दीजिए मंत्री जी को। इसलिए तीन नई बीमारियों के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 2009 में ये महसूस किया गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और दिल की बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और स्ट्रोक, ये बीमारियां तकरीबन 55 से 60% लोग पूरे विश्व में इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से मरते हैं। तो इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि आप इसकी तैयारी करें, और ये भी हमें भारत को बताया कि इसका सबसे ज़्यादा जो बुरा असर पड़ने वाला है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, इस पर भारत में पड़ने वाला, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खाने के तरीके और उसके साथ लोक संख्या जो हमारी है उसकी वजह से। और ये इसका ध्यान आकर्षित कराया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ, और यही वजह है कि पिछले साल सितंबर के महीने में यूनाइटेड नेशन ने 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया, जिसमें विश्व के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों को उन्होंने बुलाया और उन्हें बताया गया कि ये स्थिति है हाइपरटेंशन के बारे में, कैंसर के बारे में और दिल की बीमारियों के बारे में। इसलिए अपने अपने देशों में जाकर आप इसकी तैयारी अभी से कर लीजिए, वरना 2020 और 2030 के बीच में ये इतनी भयंकर हालत होने वाली होगी कैंसर और डायबिटीज़ की और हार्ट अटैक की कि इससे जूझना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि शायद विश्व में हम पहले देश थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाने से पहले ही अपनी स्कीम लॉन्च की थी, बनाई, पैसा उसमें रखा और 100 ज़िले हमने लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। और इसमें इन 100 ज़िलों में तकरीबन 15 करोड़ लोगों का डायबिटीज़ टेस्ट हमें करना है, 30 साल के ऊपर के लिए और गर्भवती सभी महिलाओं के लिए। और उसके लिए ग्लूकोमीटर के लिए कहीं उनको जाना नहीं होगा, वहीं पास में होगा ग्लूकोमीटर और सुई और सब लैंसेट और सब वो स्ट्रिप खरीद दी गई हैं, राज्य सरकारों को पिछले साल दी गई हैं। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर
कैंसर के टेस्ट के लिए, इक्विपमेंट के लिए और ह्यूमन रिसोर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, टेक्नीशियन के लिए हमने केंद्रीय सरकार से, स्वास्थ्य मंत्रालय से पैसा दिया है। और न सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिया है बल्कि कीमोथेरेपी के लिए पैसा दिया है। एक एक हॉस्पिटल में 100 मरीजों के लिए पर पेशेंट 1 लाख रुपया हमने कीमोथेरेपी के लिए भी दिया है। तो उसका मतलब है कि 100 डिस्ट्रिक्टों के लिए 10 लाख लोगों को लिए एट द रेट ऑफ 1 लाख रुपी ईच कीमोथेरेपी के लिए 100 करोड़ रुपया भी दिया गया है। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे कार्डिक सेंटर के लिए भी पैसा दिया गया, कार्डिक सेंटर और उसके लिए मेडिसिन के लिए दवाई भी दी। तो अभी मैं एमपी साहिबान से और राज्य सरकारों से निवेदन करूंगा कि ये जो कार्डिक सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या स्क्रीनिंग के लिए, अर्ली स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, कीमोथेरेपी के लिए हमने और ह्यूमन रिसोर्स के लिए मदद दी है, उसमें वो रुचि ले, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगले 5 साल में ये सिर्फ हम 100 डिस्ट्रिक्टों में नहीं बल्कि देश के पूरे 6.5 डिस्ट्रिक्टों में हम कैंसर की स्क्रीनिंग और टेस्ट करें, हम कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग की टेस्ट करें और उनका इलाज प्राप्त करें, और हम पूरे देश के लोगों का डायबिटीज और हाइपरटेंशन। माननीय मंत्री जी, आपने भी कहा कि सांसद लोग इसमें रुचि लें, तो रुचि वन वे ट्रैफिक होगी कि उधर से लोग बुलाएंगे भी माननीय सांसदों कि आप आइए? नो, रुचि इसलिए होगी कि हम एमपीज को जिस तरह से नरेगा में वो मीटिंग ले सकते हैं, उसी तरह से ये जिम्मेदारी लें कि स्वास्थ्य की वो हर डिस्ट्रिक्ट पे मीटिंग बुलाएं। तो आप कमेटी बनाएं, कमेटी गठित हम करेंगे, तब कमेटी बनाएंगे एमपी की अध्यक्षता, कमेटी एमपी की अध्यक्षता में बनाएं, कमेटी एमपी की अध्यक्षता में बनाएं और वो कमेटी ही हमारी रिप्रेजेंटेटिव होगी। नहीं, पाल जी, मैंने चेयर से इसलिए इंटरवीन किया कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण विकास की तरह, तो ग्रामीण विकास की समिति तो मुख्यालय से गठित होती है यहाँ से, तो आप कमेटियां बनाएंगे तो फिर सांसद उसमें रुचि लेंगे। और साथ साथ ये भी निवेदन करूंगा कि ये इन कमेटी, ग्रामीण विकास का आपने उदाहरण दिया, तो ग्रामीण विकास की कमेटी यहाँ से गठित होती है विभाग की तरफ से, तो आपका विभाग गठित करेगा तब तो वो प्रिजाइड करेंगे। केंद्रीय सरकार से होगा। और इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा सबसे कि इन तमाम बीमारियों के लिए जो एनसीडीज हैं, कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट, इनके लिए जो 3-4 चीजें हैं उनका भी प्रचार करें। सिगरेट, शराब और जो फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो जिसकी वजह से ये उसमें और इजाफा होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन्हीं की वजह से सब कुछ होता है, लेकिन इनकी वजह से इजाफा डायबिटीज में भी होता है, कैंसर में भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है। तो इसका भी हम अपनी प्रचारों, अपनी सभाओं में, मैं जब से स्वास्थ्य मंत्री बना हूँ, जब से जहाँ भी मैं इलेक्शन में जाता हूँ तो आधा मैं पॉलिटिकल भाषण करता हूँ और आधा मैं स्वास्थ्य पर करता हूँ। तो मैं भी इसी तरह से चाहूँगा कि सभी, अगर हमारे 800 एमपीज लाखों पब्लिक मीटिंगें साल में करते हैं, और ये लाखों पब्लिक मीटिंग में अगर ये चीज़ें भी जनता को बुलाएंगे, अगर हम एक नॉन वोटर को वोटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 महीने में इलेक्शन के दौरान, तो 5 साल में हम क्यों नहीं ये कन्वर्ट सब मिलकर कर सकते हैं पार्टी से ऊपर। प्लीज पाल जी माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं आसन ये जानना चाहता है कि आप और कितना समय लेंगे? नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मैंने हर चीज का सिर्फ सर पकड़ा, किसी का सर पकड़ा, किसी का दुम पकड़ा, बीच में छोड़ दिया क्योंकि बहुत समय लग जाता। तो आखिर में मैं इतना ही बताना चाहूंगा। क्या नाम?
शरीक साहब, इनको कंक्लूड कर लेने दे, अगर कोई सब ऐसा पूरा अच्छा है। मैं आयुष के बारे में बता, बहुत अच्छा कहा। हेल्थ रिसर्च आपने अच्छा किया, मुझे 2 छूट गए थे। आयुष 3 डिपार्टमेंट छूट गए थे। आयुष के विभाग के लिए मैं संक्षेप में एक लाइन बताऊंगा कि एक तो हेल्थ फैसिलिटीज जहां को लोकेशन करना था हमको, एक चीज ये भी था कि इस एनआरएचएम में जहां एलोपैथिक है उसी बिल्डिंग के अंदर आयुर्वेदा को भी लेना है। तो मुझे खुशी है ये कहते हुए कि इसमें तकरीबन को लोकेशन हो गया है 15,500 जगह। तो जहां अब अगली स्कीम में इस साल के अंदर हमने जो तय किया है, जहां भी को लोकेशन होगा वो पैसे एनआरएचएम की तरफ से एलोपैथिक को भी जाएंगी और आयुर्वेदा को भी जाएंगी। लेकिन उसके अलावा जो खाली सुविधाएं जो बिल्कुल एनआरएचएम के जो एलोपैथिक या आयुर्वेदा के अंदर डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल में रहेंगे, उनको दवाइयां आयुर्वेदा की आयुष से जारी। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। न परमिशन ग्रांटेड फॉर एस्टेब्लिशिंग 40 न्यू कॉलेजेस, ये हुआ है 5 साल में। देन 5 साल में और भी हुआ 31,077 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड फॉर मेडिसिनल प्लांट्स for conservation in the forest area. 819 nurseries have been set up and 86,752 hectares of land cultivated by farmers under National Mission of Medicinal Plants since 2009. Then All India establishment of All India Institute of Ayurveda are taken up. Then separate research council for Siddha set up. Indian system of medicine expanded to include Soyaripa. Pharmacopoeia commission set up for Indian medicine having autonomous status since 2010. Center for Research in Indian Medicine set up with the University of Mississippi, USA in 2010. MOUs, India and Malaysia to promote Ayush in Malaysia, MOU has been signed in 2010. India and South Africa for Unani chair and Ayurveda chair set up in 2011. India and West Indies for setting up Ayurveda chair and Ayush information cell in Port of Spain 2012. और उसके बाद बहुत कहूँगा, लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि उसका हुआ कि भाई इसकी ये पैसा जितना था तो उसमें यूटिलाइज नहीं हुआ है। किसी ने आयुर्वेदिया में हमारे एमपी साहब ने कहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी तरफ से उसमें कमी नहीं है। जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पैसा रिलीज होता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब देता है यूसीज, तो जो इस्तेमाल नहीं हुआ है पैसा, वो यूसी न होने की वजह से, क्योंकि जिन स्टेटों ने पैसा लिया उनको जब दूसरा या तीसरा ये ट्रंच रहना था पैसा का, लेकिन चूंकि उन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया और वो पैसा ऐसे के ऐसे रहा, जिसकी वजह से अनयूज रह गया, न कि पैसे की कोई कमी थी। आप थोड़ा उनको समाप्त करने दीजिए, फिर मैं आपसे। सर मैं दूसरे डिपार्टमेंट। 1 मिनट माननीय मंत्री जी, आप हाँ शॉर्ट में बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? इसके तहत हम पूरे हिंदुस्तान को एक लेबोरेटरी के रूप में ना कन्वर्ट होने दें, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन बिल आने के बाद जो मेडिकल एजुकेशन में आ रहे हैं, क्या उस संबंध में? मैं समझा नहीं कैसे। फॉरेन इंस्टीट्यूशन बिल के तहत मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, आयुर्वेद और सिद्धा में भी वो एजुकेशन में जाएंगे, वो लेबोरेटरी की तरह यूज किए जाएंगे मेडिकल कॉलेजेस हिंदुस्तान में। और हमारे जो बेसिक है आयुर्वेदी और सिद्धा को, उसको पेटेंट कराते गए, उसको हम नहीं, ये आपका जो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये अगर आप सोच है तो ये गलत है सर। जहाँ तक एक नया डिपार्टमेंट
बना है हेल्थ रिसर्च का। आप बैठ जाइए, आप नया डिपार्टमेंट हेल्थ रिसर्च आप का बैठ जाइए। नया डिपार्टमेंट हेल्थ रिसर्च का बना है। इसमें लंबा चौड़ा मैं ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही पहले ICMR था, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। अब ये फुल फ्लैज डिपार्टमेंट बना है जिसमें सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं और बहुत सारी रिसर्च खुद भी करते हैं और सैकड़ों की तादाद में ये मदद करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, मेडिकल कॉलेजेस को, जो या प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनकी मदद करते हैं। मैं सिर्फ उदाहरण देता हूं कि 2 साल में क्या हुआ। जब H1N1 इस देश में आया तो उस वक्त H1N1 के लिए, जिसको हम आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहते हैं, तो स्वाइन फ्लू के वक्त हमको टेबलेट भी यहाँ मौजूद नहीं था, वैक्सीन भी यहाँ मौजूद नहीं था, रिएजेंट भी मौजूद नहीं था। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर हमें गौरव है कि वैक्सीन भी यहाँ बन गया स्वाइन फ्लू का, H1 का। जो रिएजेंट था जिसे टेस्ट करते हैं वो भी हमारे देश में बन गया। तो ये तमाम चीज़ें ये इस नए रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से बन हैं और बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए उनके लिए हेल्थ रिसर्च में जितना 3 साल में काम किया है, मैं हेल्थ रिसर्च के विभाग को और उसके डायरेक्टर जनरल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। चौथा डिपार्टमेंट और लास्ट, क्योंकि समय हो रहा है, वह है NACO का HIV एड्स। इसमें HIV एड्स को हमें मदद मिलती थी, तकरीबन 95% बाहर से मिलती थी, एक्सटर्नल डोनर से। लेकिन चूंकि पिछले जिस तरह से जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है पूरी दुनिया में, अब जो डोनर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, उन्हें हाथ खड़े कर दिए। इस साल से हमने निर्णय लिया है कि हम अपने डोमेस्टिक फंडिंग से ही HIV एड के प्रोग्राम को आगे चलाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सुधार हुआ। इसकी सराहना यूनाइटेड नेशन में जब पिछले साल स्पेशल सेशन हुआ था, उस वक्त भी यूनाइटेड नेशन ने भारत को बधाई दी थी। और कल यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जब आए, उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि विश्व में 3 ही ऐसे देश हैं, एक तो साउथ अफ्रीका और चाइना और तीसरा अमेरिका, जिन्होंने पिछले 10 साल में नए इन्फेक्शन जो आए HIV के हैं, एड्स के हैं, उनको 50% से घटा लिया है, कम कर दिया है, और हमने 56% कम किया है नए इन्फेक्शन केसेस। और हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आने वाले 10 साल में ये इन्फेक्शन केसेस 5 या 10 पर पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विभाग के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो तकरीबन 20 घंटे जो काम करते हैं इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए, उनके लिए। और माननीय सदस्यों का भी बहुत बहुत आभार, और मेरे जो कलीग और मेरे प्लीज यार रुक जाओ भाई, और मेरे जो कलीग मिनिस्टर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद, डबल धन्यवाद रेवती रमन जी का, जो हमारे वरिष्ठ नेता है। ये खाली एक पार्टी के नेता नहीं, हम इन सबका आदर करते हैं, इन सबका आदर करते हैं। इनका बहुत बहुत, रेवती रतन जी का। और इनकी एक मांग अभी बची है कि इंस्टीट्यूट इलाहाबाद का, उनको मैं बताता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि आप बोलते हैं हर जगह, ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है या एम्स लाइक इंस्टीट्यूट, वो मिनिस्ट्री सैंक्शन इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करती है, वो प्लानिंग कमीशन से करती है। लेकिन मेरा इनसे वादा है कि इस प्लानिंग कमीशन से इस साल या अगले साल आपका वो इलाहाबाद का, क्योंकि एक न सिर्फ तीर्थ संस्थान नहीं है बल्कि हमारे पॉलिटिक्स की एक सबसे बड़ी जड़ है।